नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 21 जून 21 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और देखिए, करंट अफेयर की क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास देखा जाए, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, हर एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चंस के वेटेज को देखें तो करंट अफेयर एक अपना पोर्शन रखता है। तो करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करने का, और साथ ही साथ जो PDF आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए क्लास पर आते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है। तो देखिए, सहमति से जो संबंध की उम्र थी पहले उस देश में 13 वर्ष थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 16 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अगर 16 वर्ष से कम आयु से जो लोग होते हैं अगर संबंध बनाते हैं तो उसको बलात्कार की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है और इसका करेक्ट आंसर इस ए है, ठीक है, जापान। ठीक है, तभी हाल ही में देखा जाए जापान में जो है सहमति से संबंध बनाने की उम्र को लेकर के एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है? वहां पे देखिए, सहमति से जो संबंध बनाने की जो उम्र थी पहले वो 13 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ा करके जो है 16 वर्ष कर दिया गया है। ये नया विधेयक जो संविधान वहां पे संसद में जो पारित किया गया है दोस्तों जापान के, ठीक है, तो वहां पे जो बलात्कार अभियोजन आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीजें बलात्कार के क्षेत्र में आएगी, वो सारी चीजें उस पे स्पष्ट किया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, दृश्यरति मतलब होता है जब हम किसी को, ठीक है, किसी के प्राइवेट पार्ट को देख करके मजाक बनाते हैं या फिर हम किसी को गंदी नजर से देख रहे होते हैं, तो ऐसी चीजों को जो है दृश्यरति को भी अपराध बनाता है, जो यहाँ पे नया विधेयक पारित किया गया है। और उस विधेयक को सर्वसम्मति से संसद के उच्च सदन को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, सहमति से संबंध बनाने की उम्र देखिए हर देशों में अलग अलग है। ठीक है, कि अगर जिस भी जो सहमति से उम्र बनाने की जो सहमति से संबंध बनाने की जो उम्र है, अगर उसके नीचे कोई यौन संबंध या यौन गतिविधि करता है तो उसे वैधानिक बलात्कार माना जाता है। और ये हर देशों में अलग अलग उम्र है। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन में देखिए 16 वर्ष है। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो 15 वर्ष है। जर्मनी और चीन की बात करें दोस्तों तो वो 15 वर्ष है। वही भारत की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 18 वर्ष है। ठीक है, जापान देखिए 1907 के बाद से, जापान में जो 1907 के बाद से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं रहा था, वहां पे सारी चीजें अपरिवर्तित थी, जिसमें से ये भी चीजें थी कि जो 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे हैं वो सहमति से संबंध बना सकते हैं, उनमें सक्षम थे। ठीक है, लेकिन अभी ये बदलाव कर दिया गया, 16 वर्ष कर दिया गया। और यहाँ पे भी देखा जाए कुछ साल पहले यानी कि 2017 की बात किया जाए तो यहाँ पे जापान ने जो है यौन अपराध कानून को संशोधित किया था, लेकिन प्रचारकों ने इसे अपर्याप्त बताया था। वो बताया गया कि जो भी कुछ वहां पे जो यौन अपराध कानून जो आया गया है, जो संशोधित किया गया है, वो अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन देशों में, ठीक है, सहमति से संबंध बनाने की उम्र क्या है। भारत स्पेशली 18 वर्ष है। बात करते हैं दोस्तों जापान की, जो कि पैसिफिक ओशन का ये देश है दोस्तों। ठीक है, जापान जिधर आप इसका मैप देख रहे हैं, देखा जाए तो ये सी ऑफ जापान, ठीक है, जिसे ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है, और पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित ये देश है जापान, जिसके देखा जाए तो वेस्ट में सी ऑफ जापान है। अगर हम साउथ की तरफ बढ़े तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी दिख रहा है हमें, और साथ ही साथ फिलीपींस सी दिख रहा है। ठीक है, राजधानी देखिए टोक्यो है। और आप यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जो जापान की राजधानी दोस्तों, ये जो टोक्यो दिख रहा है वो किस द्वीप पर स्थित है? एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि टोक्यो जापान की किस द्वीप पर स्थित है। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो एन है, करेंसी एन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है फोमियो किशिदा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसकी जो राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है। आइए कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जापान से संबंधित, और साथ ही साथ कुछ अन्य देशों से भी संबंधित जो करंट अफेयर में रहा है। तो यहाँ पे देखिए जापान के जो शोधकर्ता है उन्होंने यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किया है, और ये यूरेनियम का जो नया समस्थानिक उसका नाम क्या है? यूरेनियम 241। ठीक है,
वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला जो दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों, कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक है, वही देश बात करें, देखिए कुछ महीने पहले देखा जाए तो दो देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर हैं, वो अफ्रीकी देश युगांडा की यात्रा पे गए थे और वहां पे उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था। यहाँ पे देखिए जापान से संबंधित कुछ करंट अफेयर है। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन्होंने इन चारों देशों ने मिलकर के आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीफ 4 वार्ता आयोजित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ 4 वार्ता में कौन कौन से देश थे? तो जापान था, अमेरिका था, दक्षिण कोरिया था और ताइवान था। वही दोस्तों आपको पता है कि इस साल G7 जो है शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी किसने की दोस्तों? जापान ने किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जापान की यात्रा पे भी गए थे। अब आप मुझे बताइए कि G7 2022 की जो मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आपको पता ही है इस बार G20 की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। ठीक है, भारत कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टीम है, टीम इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो देखिए किस देश की टीम ने जीता है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत। ठीक है, भारत ने जीता है लेबनान को हरा करके पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम इंटरकॉन्टिनेंटल। तो जो भारतीय पुरुष की जो वरिष्ठ फुटबॉल टीम है, देखिए इसका जो आयोजन किया गया था, भारत इसका मेजबान देश रहा है और भारत में कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है दोस्तों, वहीं पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने देखिए लेबनान को हरा करके इस फाइनल मैच को जीत लिया है। यहाँ पे 2018 में जो उद्घाटन संस्करण था दोस्तों, इसके उद्घाटन संस्करण में अपनी जीत के बाद ये टूर्नामेंट का दूसरा खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, ये जो देखा जाए पहला जो हाफ गोल रहित रहा है, जो यहाँ पे जो पहला हाफ गोल रहित रहा, जबकि दूसरा हाफ में देखा जाए मेजबान टीम ने 46वें मिनट में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के गोल से स्कोर 1-0 से कर दिया। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि ये जो फुटबॉल टीम है दोस्तों, भारतीय पुरुषों की जो वरिष्ठ फुटबॉल टीम है, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल कप तो जीता है लेबनान को हरा करके। मेजबान देश भारत ही रहा है और ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। आइए कुछ और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसा कि हाल ही में मिस्र ने चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हरा करके विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। तो ध्यान रखिएगा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है और इस फाइनल मैच में मलेशिया को हरा करके मिस्र जो है इस ट्रॉफी को जीता है। और बात करें दोस्तों, चूंकि मेजबान भारत था तो भारत और जापान दोनों ही संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे रहे, क्योंकि पहले स्थान पे मिस्र था, दूसरे स्थान पे मलेशिया था, तीसरे स्थान पे भारत और जापान रहे हैं। वही बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की एक बल्लेबाज है जिनका नाम है नाहिदा खान, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, नाहिदा खान। तो नाहिदा खान किस देश की बल्लेबाज है दोस्तों? ये पाकिस्तान की है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए दोस्तों, जैसा कि आपको 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने वाला है और गोवा के जो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए जो शुभंकर है दोस्तों, जिसका नाम है मोगा, ठीक है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए मोगा शुभंकर है। ठीक है, इसका नाम मोगा है और इस शुभंकर को देखा जाए अभी हाल ही में तो जो गोवा के तालिया गांव में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है वहां पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर का क्या नाम है दोस्तों? तो मोगा नाम है। ठीक है, आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कब विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस दोस्तों कब मनाया गया आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 जून को मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिकल सेल जो रोग है दोस्तों, उसी के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। देखिए जो दिवस होता है उसके लिए आपकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या थी इस साल की? बिल्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यू बर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। तो ये ध्यान रखिएगा इस साल की थीम है और आपको पता ही है इस बार यूपीपीसीएस में 2 दिन जो है दिवस 2 पूछा गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा थीम भी पूछा गया था। डायरेक्ट थीम जो है
दिवस का नाम लिख दिया था और आपसे पूछा था कि इस दिवस की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा गया था। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर लेते हैं कि है क्या। देखा जाए ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है। आपसे इस स्टेटमेंट में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या सिकल सेल जो है वो अनुवांशिक है, तो हाँ अनुवांशिक है ये। और इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे बॉडी में आरबीसी होता है दोस्तों, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स जो होता है उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, वो एक वर्धमान या फिर सिकल आकार का हो जाता है, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए ये नॉर्मल आरबीसी है, लेकिन जब यहाँ पे देखिए इसका आकार देखिए सिकल सेल जैसा हो जाता है। इस टाइप का जब कुछ आकार हो जाता है तो इसी को सिकल सेल कहा जाता है। और इससे क्या होता है, तो हमारी कोशिकाएं जो होती है वो रक्त वाहिकों में रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है। इस जो अनियमित आकार की वजह से, क्योंकि देखिए आरबीसी जो होता है ना वो हमारे ब्लड में फ्लो करता है, और आरबीसी जो है ऑक्सीजन का फ्लो हमारे बॉडी में करता है, तो फ्लो करता है। तो ये कोशिकाएं जो है रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुकने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिकल सेल जो है क्या होता है, ये इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ और भी दिवस की बात कर लेते हैं। 19 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की थीम क्या है इस दिवस की दोस्तों, तो ये देखिए, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकना, संबोधित करने, प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, ये इस साल की थीम है। वहीं बात कर लेते हैं 18 जून को देखिए वर्ल्ड फादर डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, विश्व पितृ दिवस बनाया गया। और इस साल फादर डे की थीम क्या थी दोस्तों, सेलिब्रेटिंग द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, हमारे जो जीवन के सबसे बड़े हीरो हैं उनके लिए सेलिब्रेट करना। वहीं बात करें 17 जून को ही एक दिवस मनाया गया, रेगिस्तानीकरण व सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने उसे देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर का जो पहला रेलवे स्टेशन बन गया है दोस्तों, वो असम का गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो ये देखिए, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे स्टेशन के रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, ठीक है। देखिए हमें ये जानना है कि जो ये फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है वो किस स्टेशन को जो है राइट टू ईट राइट स्टेशन का प्रमाण देता है। तो वो इन जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन जो प्रदान किए जाते हैं, उस आधार पे ये जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। और अभी जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है उसे ये प्रदान किया गया है। यह स्टेशन ध्यान रखिएगा फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित दिशा निर्देशों को पूरा करने में सफल रहा है। और यहाँ ध्यान रखिएगा यह जो है दर्जा प्राप्त करने वाला ये नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो प्रमाणन मिला है वो 2 जून से लेकर के 2023 से लेकर के 2 जून 2025 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों बात कर रहे थे इस निकाय के बारे में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है यानी कि विधान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्य करता है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अधीन ये कार्यरत है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को हुई थी, किस विधि के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत बनाया गया था, जिस कारण से इसको वैधानिक निकाय कहा जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और यहाँ के जो संस्थापक इसके हैं वो थे अंबुमणि रामदास, जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, ठीक है। तो इस निकाय के बारे में हमने देखा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का पहला स्टेशन कौन सा है जिसने ईट राइट, ठीक है, ईट राइट स्टेशन का, ठीक है, प्रमाण प्राप्त किया था फसाई के द्वारा, ठीक है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण किसने पहली बार प्राप्त किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन हैं जिनको ये प्रमाण प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि
किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो एक ही रॉकेट से 41 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है, साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत। किस देश के द्वारा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, भारत है, चीन है, रूस है, अमेरिका है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, चीन के द्वारा। तो चीन ने देखा जाए 41 उपग्रहों के साथ लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया है, जिसने एक ही मिशन में सबसे अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए किस रॉकेट से दोस्तों, तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है 41 उपग्रहों को, ठीक है, और एक ही मिशन में सबसे अधिक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का नया रिकॉर्ड चीन ने बनाया है। शांक्षी प्रांत के, ठीक है, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोपहर 1:01 मतलब यहाँ पे 1:30 बजे जो है स्थानीय समयानुसार रॉकेट को विस्फोट किया गया था। उपग्रह मुख्य रूप से वाणिज्यिक सुदूर संवेदन सेवाएं और संबंधित प्रौद्योगिकी सत्यापन प्रदान करेंगे। तो ये देखिए नया कीर्तिमान बनाया है चीन ने, ठीक है, एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर। ये चीज ध्यान रखना है किस रॉकेट से किया, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया? तो देखिए योग दिवस के कुछ जो है पहले यहाँ पे राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। अभी कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ये इसका आयोजन आज ही खत्म होगा। 21 जून को देखा जाए जबलपुर में देखिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से पहले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था 21 जून देखिए आज है दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। और आज ही के दिन हमने आपको ये बताया था कि जो 9वां, ये चूंकि आज जो है ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसका जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का यहाँ पे जो राष्ट्रीय ओलंपियाड था, योग ओलंपियाड, उसका जो उद्घाटन किया गया वो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने 18 जून को, ठीक है, भोपाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया, ठीक है। और ये ऐसा देखिए पहली बार हो रहा है। इसके पहले जब भी इसका आयोजन किया जाता था वो देश की राजधानी दिल्ली में किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी के बाहर मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, जैसा पहली बार हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विद्युत व्यापार निगम ने किस आईआईटी संस्थान में पहली सोलर रूफटॉप परियोजना शुरू की है? तो किस आईआईटी संस्थान में पहली सोलर रूफटॉप परियोजना शुरू किया गया एनटीपीसी के द्वारा? करेक्ट आंसर इज बी, जोधपुर, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विद्युत, ठीक है, माफ करिएगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है दोस्तों। कौन सी? एनटीपीसी। पूछा जा सकता है कि एनटीपीसी जो है किसके स्वामित्व वाली कंपनी है, सहायक कंपनी है? तो ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की है। और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू किया है, ठीक है। 1 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी यह सौर परियोजना 25 साल के विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल के तहत, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा लागू की गई है। बात करें दोस्तों इसके ये जो मॉडल है दोस्तों, ये RESCO मॉडल जो है, इसके तहत रूफटॉप सौर संस्थान की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी, ठीक है, रेस्को यानी कि एक ऊर्जा सेवा कंपनी जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से उपभोक्ताओं को ऊर्जा उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र का डिजाइन, निर्माण, धन और संचालन करती है और उपभोक्ता प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन से सुनिश्चित मासिक यूनिट के लिए विकासकर्ता को भुगतान करता है, ठीक है। तो ये देखिए उत्पादन का पूरा कार्य जो है, उत्पादन, उसके निर्माण से लेकर के उसके धन संचालन, सारी चीजों का कार्य वो करती है। फिर जो उपभोग करेगा उसको वो प्रति किलोवाट के हिसाब से वो उसका पे कर देगा, ठीक है। यही बेसिकली बताया गया, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पहला जो है लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है?
तो मध्यस्थता कानून जो कि न्यायालय में जो काम का भार होता है उसको कम करने के लिए बनाया गया था, और इसी कानून में सुधार की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की गई है सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तो दोस्तों ये किया गया है टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे कानून मामलों के जो विभाग है उनके द्वारा टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ये समिति देखिए क्या करेगी, तो ये समिति का जो गठन है वो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया है। ठीक है, कौन से? वो अधिनियम के तहत, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में। समिति में देखिए 15 अन्य सदस्य हैं और ये 30 दिनों के अंदर जो है अपनी सिफारिश जमा करेगी, अपने रिपोर्ट को जमा करेगी। ज्ञापन जो आया दोस्तों उसमें ये बात किया गया कि पैनल जो है वो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के कामकाज की जांच करेगा। यह अदालत से संपर्क करके न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के लिए पार्टियों की आवश्यकता को सीमित करने के तरीकों को सुलझाएगा। ठीक है, पैनल एक मॉडल मध्यस्थता प्रणाली के ढांचे की भी सिफारिश करेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मध्यस्थता सेवाओं के बाजार में प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित करने की रणनीति की सिफारिश करेगा। ठीक है, बेसिकली ये पूरे ओवरऑल जो बात किया गया है इस पैनल का, ये अदालतों के बोझ को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो ध्यान रखेगा किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार की सिफारिश करने के लिए। ये जो है ईयर आपको याद होना चाहिए 1996 कि किसकी अध्यक्षता में? तो ये विश्वनाथन, टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत किस देश को स्वदेश में निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपान उपहार स्वरूप देगा? ठीक है, तो किस देश को देगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, लाओस है। करेक्ट आंसर है सी, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के रक्षा मंत्री भी भारत दौरे पर आए हुए हैं, जिस दौरान भारत ने ये घोषणा किया है। तो यहाँ पे जो भारत के रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल हान वॉन ग्यांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया। ठीक है, और इसी दौरान ये दोनों जो लीडर हैं, यानी कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के जो रक्षा मंत्री, उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श प्रदान किया। दोनों मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा, बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के माध्यमों की पहचान किया। ठीक है, रक्षा मंत्री ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। ठीक है, किससे दोस्तों? किसी जो भी रक्षा मंत्री, इन्होंने देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा किया है। इसी के साथ साथ जो रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? वियतनाम की नौसेना की क्षमता बढ़ाने में मील के पत्थर साबित होगा। ठीक है, इससे जो ये आईएनएस कृपान जो उपहार स्वरूप दिया जा रहा है उससे जो है वियतनाम की जो नौसेना है उसकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, चूंकि बात दोस्तों वियतनाम की बात कर रहे हैं जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है, जिसकी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं। इसकी सीमा देखिए 4 देशों से लगती है, जिसमें से देखा जाए ये तो है कंबोडिया से, थाईलैंड से, ठीक है, लाओस से और चाइना से। और ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी दोस्तों वो है हनोई, और यहाँ की मुद्रा दोंग है। राष्ट्रपति वी वांग थुआंग जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री हैं। तो ये दोस्तों था हमारा आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित है कि नुसरत चौधरी किस देश के इतिहास में पहली महिला मुस्लिम संघीय जज बनेंगी? तो किस देश के इतिहास में ये पहली मुस्लिम महिला जो है संघीय जज बन रही है? नुसरत चौधरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, अमेरिका। तो तस्वीर आप इनकी देख सकते हैं, ये जो है नुसरत चौधरी हैं और ये बांग्लादेशी अमेरिकी हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ ये पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश बनी है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है, यह नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर समावेशी और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, और यह संघीय न्यायाधीश के रूप में नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला न्यायालय में काम करेंगी। ठीक है, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में संघीय कानून के विभिन्न पहल शामिल हैं और क्षेत्र के भीतर न्याय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नुसरत चौधरी जो कि वहां पे ये पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। ठीक है,
अमेरिका की दोस्तों बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अन्य करंट अफेयर भी है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो वहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरे देश में जो तटीय समुदाय की मदद के लिए $600 मिलियन से अधिक निवेश की घोषणा किया है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो समुदाय है, स्पेशली तटीय समुदाय, उनकी मदद करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $600 मिलियन से भी अधिक निवेश की घोषणा किया है अभी हाल फिलहाल में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में रिसर्च एंड विंग्स रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? IPS रवि सिन्हा को किया गया है। वही बात करें इंडोनेशिया ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट मैच में पुरुष डबल का खिताब जीता है। किसने जीता है? सात्विक और चिराग शेट्टी ने। रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? धर्मशाला। कहाँ किया गया दोस्तों? माफ करिएगा, धर्मशाला में किया गया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, अगला है हाल ही में विमोचित पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक हैं अश्विंदर आर सिंह। और आज का लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। कहाँ दोस्तों? पुणे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।